आज फिर से फर्स्ट ईयर की एक वीडियो आपके लिए भेज रहा हूँ। आप बच्चों ने मेरे से एक बात कही थी कि सर सेकंड टेस्ट आने वाला है हम लोगों का, क्या कोर्स रहेगा, कैसा पेपर आएगा। देखिए, आपके सभी सब टीचर्स ने बताया होगा कि इस बार बोर्ड में फर्स्ट ईयर में आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स मिलने की संभावना रहेगी, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में है। तो इस बार का जो पेपर होगा सभी विषयों का वो ऑब्जेक्टिव होगा। कोर्सेज एज पर सब्जेक्ट टीचर जो आपको बताएंगे वो होगा। फिजिक्स में आपका कोर्स सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रत्यास्था वाला, वो आपका आएगा। देखिए, प्रत्यास्था से संबंधित जितनी वीडियोज़ हैं थ्योरेटिकल, वो मैं आपको अपने पिछले सत्र में दे चुका हूँ। पिछले सत्र इन सेंस कि जब मैंने ये वीडियो चैनल शुरू किया था उस वक्त मैंने प्रत्यास्था के ऊपर बहुत कुछ बताया था आपको। आज चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कैसे आपको दिमाग में रखना है, बार बार मैं एक ही बात को रिपीट करता हूँ कि चीज़ें रटें नहीं, उसको समझें कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे हम कहें प्रत्यास्था क्या है, तो आप सोचिए प्रत्यास्था क्या। तो मैंने आपको बहुत सिंपल वे में एक बात समझाई थी कि आप लोग नहाने के बाद जब आते हैं बाहर, कपड़े पहनने के बाद जब बाल बनाते हैं और माना पहली बार आपको बाल कैसा दिखाई दे, सफ़ेद दिखाई दे अपना, तो आप क्या करेंगे? सोच के बताएं क्या करेंगे। तो बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं। सर डाई करेंगे अगर समझदार हुए तो, या काट देंगे या तोड़ देंगे। यानी आपने अपने रूप और आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध किया। बिल्कुल सेम बात पदार्थ में है कि यदि हम किसी पदार्थ पर क्या लगाते हैं, वस्तु पर बल लगाते हैं, वो बल उसके रूप और आकार में परिवर्तन करता है। उस बल को विरूपक बल बोलते हैं और विरूपक बल हटाने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है। उस गुण को या आने का प्रयास करता है, उस गुण को हम क्या कह रहे हैं? प्रत्यास्था कहते हैं। यानी कि वो प्रारंभिक स्थिति में आता है। अगर पूर्णता आ जाता है तो पूर्ण प्रत्यास्था, नहीं आता है तो सुघट्य या प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती है। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं। अब आपके पास क्या प्रत्यास्था की सीमा कि वह अधिकतम जो बल है जो आप लगा रहे हैं, जहाँ तक उसमें प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहे, उसको आप क्या कह रहे हैं? प्रत्यास्था की सीमा कह रहे हैं। प्रतिबल में एक वर्ड आता है कि अगर आप देखेंगे कि साम्य स्थिति में किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। अब आंतरिक प्रत्यानयन बल क्या, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो आप देखें ये दो अणु हैं और मैं इसको एज ए स्प्रिंग बीच में जोड़ लेता हूँ लाइक दिस। अगर मैं इसे खींचूंगा यानी लंबाई बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? आप पता है स्प्रिंग उसको वापस लेके आ जाएगी, ठीक। और दबाऊंगा यानी संपीड़ित करूंगा तो भी स्प्रिंग इसको वापस लेके आएगी। कहने का क्या मतलब है, जिस वक्त आप हायर क्लासेस में जाएंगे, पहले ये कोर्स में हुआ करता था कि ये जो होती है, ये जो बिंदु होता है R0, ये जो R0 है ये साम्य दूरी होती है। अगर R बड़ा है R0 से तो आकर्षण बल, और अगर लेस है तो प्रतिकर्षण। और R बराबर R0 है तो साम्य अवस्था। साम्य अवस्था मतलब ये दोनों बल एक दूसरे के कैसे बराबर हैं। इसका मतलब है उस वक्त में साम्य स्थिति में जो आंतरिक प्रत्यानयन बल होता है वो और जो आपने बाहर बल लगाया है वो बल आपस में कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए बाह्य बल F/, एक ही बात में आ गए, इसको आपने प्रतिबल कहा, ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब आप देखेंगे प्रतिबल और दाब का सूत्र लगभग सेम है। लगभग सेम क्या? बिल्कुल सेम है, F/, है। लेकिन अंतर क्या अगर आप सोचें, अगर अंतर क्या सोचें देखिए, वहां आपने क्या पढ़ा था? अभिलंब बल लग रहा है वस्तु पे। यहां पर क्या होता है? माना मैं कहूं ये, तो एंगल अगर आप चेक करेंगे तो इस प्रकार से रहेगा, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा और थीटा से दूर वाला साइन थीटा। हो सकता है अभी आपने
सदिशों का वियोजन नहीं समझा है। मेरे अपने जब मैं आपको ये सेट दूंगा अपने इसमें वीडियोस में तो आपको समझ में आएगा वियोजन कैसे करते हैं। फिलहाल आपको याद रखना है थीटा के साथ वाला घटक कॉस थीटा और थीटा से दूर वाला घटक साइन थीटा होता है। तो ये नॉर्मल है, ये आपके पास क्या है, नॉर्मल लगा हुआ है, नहीं लंबवत लगा, और ये कैसा लगा हुआ है, स्पर्शरेखीय लगा हुआ है। जबकि वहाँ पर कैसा होता है, वहाँ पर केवल लंबवत होता है। तो इसलिए दाब कैसी राशि, अदिश है, जबकि प्रतिबल कैसी राशि है, प्रदिश है। तो ये एक अंतर है, लेकिन मात्रक वही है, विनिमय सूत्र वही है, बिल्कुल सिंपल दिमाग में रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ml-1 t-2। अब प्रतिबल 3 प्रकार का, अगर हमने आपने पढ़ा अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आपके पास है अभिलंब प्रतिबल, और तीसरा है स्पर्शरेखीय प्रतिबल। जब आप किसी तार के अक्ष के अनुदिश लगाएंगे तो कैसा है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल है। अगर आप ऐसे लंबवत लगाएंगे तो अभिलंब प्रतिबल है, और अगर स्पर्शरेखीय लगाएंगे, ऐसे बल लगाएंगे तो स्पर्शरेखीय प्रतिबल है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपने क्या पढ़ा है, अब आपने पढ़ा है विकृति। अब यहां पर विकृति क्या है, अगर आप देखें जब बल नहीं लगाया था तो कैपिटल एल लंबाई थी, बल लगाने के बाद इसकी माना डेल एल में वृद्धि हो गई या स्मॉल एल। देखिए दोनों तरीके से टीचर्स कराते हैं, स्मॉल एल भी लिखा जा सकता है, कैपिटल एल के रूप में लिखना है तो डेल लगाना पड़ेगा। तो अब आप देखिए डेल एल अपॉन एल या स्मॉल एल अपॉन कैपिटल, ये एक तरीका है, यानी कि भिन्नात्मक परिवर्तन किसमें हुआ, लंबाई में हुआ। आयतन में होगा तो डेल बी अपॉन बी, ये आयतन विकृति हो गई। और अगर अपरूपण विकृति देखेंगे तो मतलब कहने का क्या मतलब है, अपरूपण विकृति में माना नीचे मैंने इसे फिक्स कर लिया, यहां बल लगाया तो ये कहां चला गया, इस तरीके से ये आगे बढ़ गया ऊपर वाला सरफेस। तो ये कितना आगे बढ़ा, माना कहूं मैं ये B था, ये BB डैश है, ये C है, तो BB डैश अपॉन CB जो होगा वो फाई होगा, ये एंगल फाई होगा। कैसे होता है, tan फाई बराबर फाई, यदि कैसा हो, रेडियन छोटा हो, रेडियन में हो और छोटा एंगल हो, यानी लेस देन 2 डिग्री के आसपास होता है, तब आपके पास ये BB डैश अपॉन CB रहता है। ये कैसा है, ये अपरूपण विकृति है। क्या है, अपरूपण विकृति। विकृति चूंकि अनुपात है तो इसकी कोई विमा नहीं होती। अगर कोई कहे विकृति का विमेय सूत्र लिखो तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, कोई मात्रक नहीं है इसका। तो ये बात भी क्लियर हो गई आपके पास। अब इसके बाद आपने हुक का नियम पढ़ा, अब यहां से हुक का नियम क्या कहता है, वो कहता है प्रत्यास्था की सीमा के भीतर या लघु विकृति के लिए। दो बातें बोली उसने, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर और या लघु विकृति के लिए। शर्त आ गई आपके पास, तब जो प्रतिबल है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती, कुछ टीचर से समानुपाती बोलते हैं, होता है। और प्रतिबल बटे, अगर आप विकृति लिखते हैं तो ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक। अब देखिए प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार का आपने पढ़ा, y यानी कि यंग प्रत्यास्था गुणांक आपने पढ़ा, b आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक आपने पढ़ा, ईटा दृढ़ता गुणांक। अगर कोई पूछे प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या है, बताइए क्या होगा, सोचें। देखिए ऊपर है प्रतिबल, अभी बताया मैंने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़ा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नीचे विकृति का कोई मात्रक है नहीं, तो इसका मात्रक भी क्या आया, सेम आया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका किस किस का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक है, अगर आप चेक करें, दाब का भी है, प्रतिबल का भी है,
प्रत्यास्थता गुणांक का भी है, और प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार से बोला जा रहा है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का भी है, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का भी है, और दृढ़ता गुणांक का भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव होता तो जो पूछा जाता है, मात्रक पूछ ले या विमेय सूत्र पूछ ले, तो दोनों आपको याद करना है। विमेय सूत्र मैंने आपको कराया था, अगर आप चेक करें, अगर करना भी आना चाहिए, अगर आप चेक करें करने के लिए, तो आपके पास क्या है, बल, और बल का आपने क्या पढ़ा, mL(T-2) और क्षेत्रफल का पढ़ा L² यानी mL-1T-2। अब क्वेश्चन कैसे जनरेट हो सकता है, mL-1T-2 निम्न में से किन भौतिक राशियों का विमेय सूत्र नहीं है। याद रखिएगा क्या शब्द यूज किया, नहीं है। आपको दे देगा दाब, आपको दे देगा दृढ़ता गुणांक, आपको दे देगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और चौथा दे देगा फॉर एग्जाम्पल कार्य। तो किसका नहीं है, कार्य का नहीं। तो तीनों चारों पांचों पत्ता होंगे तो ये जवाब नहीं है वाला आपको जवाब में आ जाएगा। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है दृढ़ता गुणांक का विमेय सूत्र लिखो, तो बहुत सिंपल है, mL-1T-2। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का लिखो तो भी है mL-1T-2 स्क्वायर ब्रैकेट में। तो मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके अंदर अगर आप चेक करें, एक आता है ये जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, यह है क्या, ये है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब आपने क्या पढ़ा, F/A, आपने L/L, FL/AL, और y बराबर अगर तार का द्रव्यमान मैं कैसा मान लूँ, नग्न मान लूँ, और उस पर भार लगाया जाए mg, तो mg L/πr²L। ये फॉर्मूला भी आपके पास बनता है। इस फॉर्मूले को लिखना भी आना चाहिए। आप पे बोधात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या आ सकता है वो देखें, जो स्मॉल l है, अगर बाकी चीज़ में कांस्टेंट मान लूँ कि मैंने समान बल लगाया किसी पे, यानी दो तार हैं, अलग अलग पदार्थ के नहीं बने, समान पदार्थ के बने, यानी कि उनका यंग प्रत्यास्थता गुणांक समान है। याद रखिएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक किस पे निर्भर करता, केवल पदार्थ पे निर्भर करता है। अगर पदार्थ बदलेंगे तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बदलेगा। अगर आपसे कहें कि एक तार है, उसकी लंबाई को मैंने दुगना कर दिया, बताइए यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना हो गया। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल मत कर लेना कि y प्रोपोर्शनल l दुगना किया तो ये दुगना हो गया, नहीं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक उतना ही रहेगा, वो केवल पदार्थ पर निर्भर करता। अब मैं वापस उसी बिंदु पे लौट रहा हूँ जहाँ मैंने समझाया स्मॉल l प्रोपोर्शनल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले गया L/r², यानी इसका मान जहाँ अधिकतम होगा वहाँ लंबाई में वृद्धि अधिक होगी। और ये केवल ठोसों के लिए ज्ञात किया जा सकता है। किसके लिए ज्ञात किया जा सकता है, केवल ठोसों के लिए ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे ही आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो b है वो कहाँ कहाँ ज्ञात किया जा सकता है, ठोस में, द्रव में और गैस में, और दृढ़ता गुणांक केवल ठोस में। याद रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट हो गई आपके पास। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आज से पूछेगा पूर्ण दृढ़ पदार्थ, ठीक है, पूर्ण दृढ़, पूर्ण दृढ़ मतलब या दृढ़ वस्तु मतलब। देखिए आप लोगों का बेसिक्स बार बार मैं ये कहता हूँ कमजोर है, और इसीलिए मैं स्टोरीज के द्वारा आपको चीज़ों को समझाता हूँ, बात को समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपको बहुत मोटिवेट किया, आपसे कहा बेटा खूब पढ़ो खूब पढ़ो खूब पढ़ो। आपने भी सोचा यार सर रोज़ बोलते हैं पढ़ने के लिए, आज घर पे जाके पढ़ेंगे, और आप घर पे जाके पढ़ने बैठ गए। उसी दौरान आपके फ्रेंड का फ़ोन आ गया, उसने क्या कहा, यार गदर 2 की 2 टिकट्स हैं मेरे पास, चल मूवी देखने चलते हैं। अब क्या हो सकता है, 2 हो सकती है चीज़ें, यार कल से पढ़ेंगे, आप उठ के चल दिए, या ऐसा नहीं यार पढ़ना है। तो क्या हुआ, वो जो फ़ोन कॉल है उसको माने आप बाह्य बल और अपने आप को माने अन। तो आप देखेंगे अगर साधारण भाषा में कहें तो आपके विचार दृढ़ थे, आप वहीं बैठे रहे, यही तो बात समझ में आई। तो अगर बाह्य बल लगाऊं किसी वस्तु पे और वस्तु के कौन एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित ही ना हो, यानी उसके रूप आकार में कोई परिवर्तन हो ही ना, तो उसको हमने क्या कहा, दृढ़ वस्तु का। और जिसके रूप आकार में परिवर्तन ही नहीं होगा, यानी स्मॉल l की वैल्यू कितनी होगी बेटे बताइए, अगर परिवर्तन ही नहीं हुआ, स्मॉल l है क्या, लंबाई में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो मतलब स्मॉल l कितना, 0। और अगर आप स्मॉल l यहाँ 0 रख दोगे
तो y का मान अनंत आ जाएगा। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान अनंत हो जाता है, कब? दृढ़ वस्तु के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात भी पूछा जाता है आपके पहले जब बोर्ड में पेपर आता था फर्स्ट ईयर का, तो ये क्वेश्चन 1 या 2 बार पूछा जा चुका। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा। एक बार आता है संप्रियता। और जो संप्रियता होती है ना 1/b, यानी आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के प्रतिलोम को संप्रियता कहते हैं। अब आपको संप्रियता का मान निकालना है, b दे रखा है, माना 500 दे रखा है, तो 1/500 करके संप्रियता निकल जाएगी। या अब आप देखें ये जो b होता है, b सॉलिड ग्रेटर देन b लिक्विड और b गैस, तो इसका मतलब इसका उल्टा चलेगा, यानी कि संप्रियता में क्या आ जाएगा? अगर मैं इसे बीटा मान लूँ तो गैस का सबसे ज़्यादा, लिक्विड का उससे कम और सॉलिड का सबसे कम। तो बड़े से छोटा लिखना मतलब, बड़े से छोटा लिखना मतलब अवरोही क्रम, और छोटे से बड़ा लिखना मतलब आरोही क्रम, यानी पहली सीढ़ी से ऊपर आ रहे, आरोहण कर रहे हैं, आरोहण, छोटे से बड़ा, आरोहण, आरोही। और अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अवरोहण, अवरोही। अब तो ये शब्द आपको अब कंफ्यूज तो नहीं करेंगे, अवरोहण और अवरोही या आरोही, तो बहुत इंपॉर्टेंट, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। अब आपको प्रत्यास्था में बात करी जाए तो इस्पात, कांच, रबड़ और तांबा, ये 4 वस्तुएं दे रखी। तो याद रखिएगा इस्पात सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ है, उसके बाद तांबा है, उसके बाद रबड़ है और उसके बाद कांच है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो इस्पात है। आरोही अवरोही क्रम में लिखो तो आप उस हिसाब से इसको लिख सकते हैं, ठीक बात है। अब आप देखें एक वर्ड आता है यहाँ पे पाइसन अनुपात। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका कहाँ पे भी आ सकता है? अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ सकता है। यूँ पाइसन अनुपात होता क्या है गुरुजी? तो आप समझें यहाँ पर। देखिए माना मेरे पास एक तार है, इसका d व्यास है और लंबाई कैपिटल L है। अब आपने क्या किया, मेरा छोटा बड़ा हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा। आपने बल लगाया, अब बल लगाने के बाद ये कैसा हो गया? इस प्रकार से, ये स्थिति ऐसी थी इसकी, ये लंबाई में वृद्धि हो गई, यानी कि डेल एल कैपिटल या स्मॉल एल लंबाई में वृद्धि हो गई, और व्यास घट गया। व्यास कितना घट गया? डेल डी घट गया। तो व्यास कितना रह गया? डी माइनस डेल डी, ठीक है। डी टोटल था, अब कितना रह गया? डेल डी कम हो गया तो डी माइनस डेल डी व्यास रह गया। तो इसमें होता है पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है उसे पाइसन अनुपात, सिग्मा, कैसे बोल रहे हैं? सिग्मा है क्या? पाइसन अनुपात। ये क्या चीज़ है? डेल डी अपॉन डी, यानी कि व्यास में कितना परिवर्तन हुआ और प्रारंभिक व्यास कितना था, उसका जो अनुपात है वो पार्श्व विकृति है, और यहाँ पर डेल एल अपॉन एल। तो ये जो चीज़ है ये पाइसन अनुपात है। बोलने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका क्या सिखा रखा है? सिंपल सी बात है, अगर बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बात की जाए, ऊपर क्या है? पार्श्व विकृति, नीचे क्या? अनुदैर्ध्य विकृति। तो पार्श्व विकृति जब हम नीचे आएंगे तो लिखते हैं और अनुदैर्ध्य विकृति, और ये क्या? के अनुपात को पाइसन अनुपात कहते हैं। अब पाइसन अनुपात का जो सिद्धांतिक वैल्यू है वो -1 से 0.5 वैल्यू है। याद रखिएगा ये क्या है? सॉरी अब वो आपसे क्या कहेगा? वो आपसे कहेगा पाइसन अनुपात का मान बताइए, तो -1 से 0.5। लेकिन पूछे व्यवहार में बताइए, यानी प्रैक्टिकली बताइए, तो 0 से 0.5 यह है व्यवहार में, प्रैक्टिकली। और थ्योरेटिकल कितना है? -1 से 0.5। तो पाइसन अनुपात का सूत्र भी आ सकता है आपके पास, आपको वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन बनता है। फिर आपके पास क्या है?
माना मैं आपसे कहूं किसी पे 1 गुना 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रतिबल लगाया और उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 गुना 10⁹ आपके पास क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है और आपसे क्या विकृति निकालनी है। अब आपने देखा, मैंने अभी पढ़ा था y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। मैंने आपसे कहा अपनी पुरानी वीडियोस में, खास तौर से वो बच्चे जो कहते हैं जी बिल्कुल मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, बस सरकार की अनुकंपा से हम लोग 6ठी 7वीं 8वीं से पास होकर 9वीं 10वीं में आ गए और 9वीं 10वीं से हम 11वीं में आ गए, हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि 80% बच्चों का 90% बच्चों का इससे भी बुरा हाल है, उन्हें कुछ नहीं पता। हमें ये बात पता है, सरकार को हम बोल नहीं पाते क्योंकि हम लोगों को चीज़ें जो हैं ऊपर से नीचे सबको पता कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन सब लोग मौन हैं। आप मौन ना रहें, आपको चीज़ें सीखनी है, आप चीज़ों को सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? मैंने क्या कहा, जो चाहिए उसे पकड़ लो। अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, बराबर लिख लो। दूसरी तरफ की जितनी बात है उसे लिख लो। मैं उसको बता रहा हूं जो ये कहे कि मैं तो अंगूठा छाप हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अब देखो ये इसके साथ गुना में है और गुना की चीज कहां जाती है? बटे में जाती है। तो ये आ गया भाई, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला आ चुका। वैल्यूज दे रखी हैं, बिल्कुल दे रखी हैं। 1 गुना 10⁵, 2 गुना 10⁹। तो ये क्या हो गया? 0.5, यानी आधा तो 0.5। ये ऊपर गया तो कितना हो गया बेटा जी? देखिए -9 में से 5 गए तो -4, तो आपके पास माइनस के कितना आ गए? 4 आ गए। यहाँ पर इतनी वैल्यू आ जाएगी, इसका मात्रक नहीं होगा। और दशमलव में खोल दो तो दशमलव में भी इसकी वैल्यू आ सकती है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ वैल्यू जो भी है, माना ये 9 है, ये 11 है, तब भी वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने एक वैल्यूज़ दी हैं, वैल्यूज़ कुछ भी आ सकती है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, इससे भी टिपिकल वैल्यूज़ आ सकती हैं गुना भाग में, जिसमें कठिनाई हो थोड़ा सा। तो आपको याद रखना है कि इस प्रकार का एक प्रश्न बन सकता है। एक पूछा जाता है कि माना एक तार है, मैंने उस पर 2 किलोग्राम भार लटकाया। 2 किलोग्राम भार लटकाने पे उसकी लंबाई में 0.1% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 0.1% की वृद्धि होगी। माना ये दे दिया और कहे आपको रेखीय विकृति ज्ञात करो। अब रेखीय विकृति मतलब अनुदैर्ध्य विकृति, और अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला मैंने क्या करा था? डेल L अपॉन कैपिटल L। दे क्या रखा है? दे रखा है जो L है वो 0.1% ऑफ, यानी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L मानी तो उसका इतना % की वृद्धि हो गई। ये बात प्रश्न ने आपको दिया है। तो डेल L अपॉन L रखूं तो 0.1% मतलब नीचे 100 गया, दशमलव लिया तो नीचे 0 आ गया। यहाँ देखिए 0.3 के बाद तो 1 2 3, तो इतना आपके पास जवाब आएगा। अब माना 1% होता तो 0.01 आता, माना ये 0.3 हो तो कितना आ जाएगा? 0.003। माना 0.2 हो तो कितना आ जाएगा? 0.002। तो 0.1 आए, केवल 1 आए, 0.2 आए, 0.3 आए। खास तौर से वो बच्चे जिन्होंने 9th 10th में मैथ्स पढ़ी ही नहीं, उनके पास होम साइंस थी, और वो बच्चे अब क्या ले रहे हैं? वो बच्चे ले रहे हैं अब बायोलॉजी। लेकिन भैया जी बायोलॉजी में मैथ्स ही तो नहीं पढ़नी, फिजिक्स में तो आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, यानी गुना भाग तो आपको करनी आनी ही चाहिए। और साइन थीटा कॉस थीटा जो आपने त्रिकोणमिति में नहीं पढ़ी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। किस प्रकार से परसेंटेज है, उसको कैसे लिखा जाता है, उसका मतलब क्या है। तो ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसके बाद क्या है? एक सूत्र है, अगर आप चेक करेंगे, एक तार है, उस तार को खींचा तो उस तार में क्या हो जाता है? प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसे प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का जो मान है U बराबर ½ गुना प्रतिबल
गुना विकृति, एक सूत्र। अगला है हाफ प्रतिबल का वर्ग बटे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा सूत्र है। और प्रतिबल को अगर मैं चेंज कर दूंगा तो U बराबर हाफ Y विकृति का वर्ग। तो ये 3 फार्मूले हैं, तीनों ही फार्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए। अब आपसे कहेगा इनमें से कौन से सूत्र नहीं है, तो तीनों तो होंगे, चौथा नहीं होगा। नहीं है पे ज़्यादा ध्यान रखना है, खासतौर से कंपटीशन के लिए। यानी तीनों ही फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तब आप चौथा निकाल पाएंगे कि ये नहीं है। हाँ, अगर ये पूछे कि इनमें से कौन सा है और केवल ये दे रखा तो बल्ले बल्ले आसान हो गया आपके लिए। U बराबर हाफ गुना प्रतिबल गुना कैसे आया, ये ऑलरेडी मैं अपने जब पुराने सत्र है उसमें आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ इसके अलावा एक आता है इसमें तार का प्रत्यास्थ व्यवहार। उसमें क्या चीज है, यहाँ प्रतिबल है, यहाँ विकृति है, और जो ग्राफ होता है वो लगभग इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ जो हमने लिया ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। देखिए मेरी मिस्टेक हुई थी। देखिए यहाँ अनुमानित बनाते हैं तो हाथ हिल जाता है, ये फिर इस प्रकार से। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यानी ये क्या सा है, अगर आप चेक करें लघु विकृति है, यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक को डिनोट करेगा। यानी इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, ई देगा, प्रत्यास्थता गुणांक देगा। और तार है और आपको ये अनुदैर्ध्य कह दे या अनुदैर्ध्य विकृति कह दे तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। नहीं तो क्या मिल रहा है, प्रत्यास्थता गुणांक मिल रहा है। यहाँ तक जाकर आप देखेंगे इसमें प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है। यानी यहाँ से अगर मैं भार को हटाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल इसको समझेंगे ऐसे, एक तार है, उस तार पे आपने बल लगाया, उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। तो जो बल लगाया F/A लिया तो प्रतिबल मिल गया, लंबाई में वृद्धि हुई L/L मिल गया तो विकृति मिल गई। तो इस प्रकार से मैं पॉइंट्स लगाता गया और ये ग्राफ मेरे को मिलता गया। तो मैंने कहा O से A, जहाँ तक विकृति कम थी तो अनुपातिक सीमा है प्रतिबल की, है ये अनुपातिक सीमा, यानी कि ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसका जो ढाल है, ढाल मतलब tan थीटा del y/del x का। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तब आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल इसका जो ढाल है वो आपको क्या दे रहा है, प्रत्यास्थता गुणांक दे रहा है। यहाँ से हटाने पर, बल यहाँ से मैंने हटा तो पुनः अपनी पूर्वावस्था में जाता है। तो ये कैसा है, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर है। और उसके बाद आपने लिया तो ये पूर्णतः वापस नहीं आता, ओ डैश की एक स्थायी विकृति रह जाती है। तो ये कहाँ चला गया, प्लास्टिक रीजन में चला गया। और यहाँ जो ऊपर का फैक्टर है, ये जहाँ ये ले जाएं उसके बाद थोड़ा सा भी तनिक भी बढ़ाएं तो ये टूट जाता है। इसको कहते हैं भंजक प्रतिबल। क्या कहते हैं, भंजक प्रतिबल। तो भंजक प्रतिबल क्या, वह अधिकतम प्रतिबल जो तार बिना टूटे क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, वो भंजक प्रतिबल कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि वो भंजक प्रतिबल में प्रतिबल का मान होता है अधिकतम, बिना टूटे, प्रतिबल टूटने के मतलब न्यूनतम, इस तरीके से 4 वैल्यूज दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए अधिकतम प्रतिबल का जो मान है उसको हम वहाँ पर क्या कह रहे हैं, भंजक प्रतिबल कह रहे हैं, बिना टूटे सहन कर सकता है। याद रखिए, टूटा नहीं है, टूटना शुरू होने वाला है। इससे तनिक भी अगर मैं बढ़ाऊंगा तो टूटना शुरू हो जाएगा। सब कुछ बात समझ में आ गई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और तैयारी करिएगा टेस्ट की, और उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।